कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री। आप देख सकते हैं और इसके पहले भी हिस्ट्री कराए हुए हैं और वह चैप्टर 1 है। क्या है? चैप्टर 1। लेकिन उसमें हम इसका हिस्ट्री का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। क्या करा चुके हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं। इस वीडियो में हम कराने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो आपके अभ्यास से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम सॉल्व कराएंगे। तो ये सभी हमारे बिहार बोर्ड का होंगे जो कि 2026 में एग्जाम के तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं? तो यूरोप में राष्ट्रवाद, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ से क्वेश्चन भी आपके 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप चैनल देख रहे हैं, कुमार एकेडमी है, ठीक है, जो कि आपका इस पर क्लास 9-10 का सोल्यूशन कराया जाता है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया अभ्यास का। अभ्यास का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होते हैं, आपको बस इसको याद करना है और इसी को ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, इसको सब्जेक्टिव में पूछेगा। पहला है रिक्त स्थान को भरे। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह को भरे। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। क्या होता है? खाली जगहों के भरे। जैसे कि जहाँ जहाँ पे रेड हम लिए हैं यहाँ पे खाली जगह होगा। क्या होगा? खाली जगह। उस पर आपको क्या करना है? डैश। जैसे कि यहाँ पे डैश के युद्ध में एक ही महाशक्ति के पतन, एक दूसरे के यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी की जन्म हुआ था। तो कौन सा था? सेडान। क्या था? सेडान। आंसर हो जाएगा। अगला है कि सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। तो ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का अंत कर दिया। तो पुरातत्व युग का अंत कर दिया। वेटिकन सिटी का राजमहल जहाँ डैश रहते यानी कि पोप रहते हैं वह इटली के डैश से बचा रहा, वह एकीकरण से बचा रहा। यूनान के स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बर्बेरिया शासक डैश को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तो ओटो का राजा घोषित किया गया। अगला है हंगरी की राजधानी थी। तो हंगरी का राजधानी था बुडापेस्ट। क्या था? बुडापेस्ट जो था हंगरी की राजधानी था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये मिलान करने वाला। मिलान करने वाले क्वेश्चन आपके जो होंगे 1-2 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 1-2 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन अलग अलग होंगे, इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से इसको सॉल्व कीजिएगा। मिलान करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेजनी है, हिगेल है, बिस्मार्क है और विक्टर एमोनियल है। इस सबको मिलान करना है। इधर जो दिया हुआ है इसमें मिलान करना है। तो कैसे मिलाइएगा? तो देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एक क्या है? मेजनी। तो मेजनी कहाँ का निवासी था? इटली का। तो मेजनी का हो जाएगा इटली हो जाएगा, यानी कि एक का ख हो जाएगा। दूसरा हिगेल जो था दार्शनिक था। उसी तरह से तीसरा जो हो जाएगा बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। और चौथा जो हो जाएगा राजनीतिज्ञ है, यानी कि विक्टर एमोनियल क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। तो याद ऐसे इसको मिला लेना है। चलिए नेक्स्ट आपका सामने एक और मिलान करने वाला आ गया। निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है। वियना सम्मेलन हुआ था। तो देखिए आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, लेकिन आपका जो होता है एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ, मेटन युग का पतन कब हुआ, इटली का एकीकरण कब हुआ, सेडान का युद्ध कब हुआ। ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपको कैसे याद करना है? आपसे पूछ रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 1814 से 15 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दूसरा है मेटन युग का पतन कब हुआ था। तो मेटन युग का जो पतन था ये हुआ था 1848 में। कब हुआ था? 1848 में हुआ था। अगला है इटली का एकीकरण। क्या है? इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। अगला है कि सेडोन युद्ध कब हुआ था। तो सेडोन युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। याद रहेगा। चलिए इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिएगा। अच्छा एक और है, एक और दिया हुआ है। तो भर भर का क्वेश्चन, इसी तो क्वेश्चन बहुत हो जाएगा जी। चलिए अगला है कि कोसुत। कोसुत क्या क्या हो जाएगा? तो कोसुत की अगर बात करेंगे तो कोसुत हो जाएगा हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। कोसुत क्या था? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। एड्रियानोपल की संधि जो हुआ था, तो एड्रियानोपल की अगर संधि की बात करेंगे तो ये हुआ था 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में। उसके बाद यूनान की संधि कब हुआ था? तो यूनान की अगर संधि की बात करेंगे तो ये हुआ था 1832 में हुआ था। और पोलैंड में आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1830 में। तो यहाँ से VVI क्वेश्चन हो गया ना जी। इसको याद करना है। कैसे याद करना है? संधि 1829, स्वतंत्रता यूनान की स्वतंत्रता 1832। तो 1829 में पहले इंडियन की संधि हुआ था, फिर उसके बाद यूनान की स्वतंत्रता मिला था 1832 में, और पोलैंड का जो आंदोलन हुआ था 1830 में।
तो याद कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए तो देखिए क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके लिए आपको डरना नहीं है, उसके लिए आपको ये नहीं देखना बस वीडियो में पूरा चीज़ का सॉल्यूशन है, आपको ये चीज़ देखना है कि वीडियो में आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए एग्जाम में ना आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, लघुत्तर ये 1 मिनट का हो गया जी इसको, हाँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लगभग 20 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दे, यानी किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर 20 शब्दों में दे, ऐसा लिखा रहता है। तो 20 शब्दों में लिखने के लिए आपका इसी तरह का आंसर का जवाब, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी हम करवाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी इसमें सॉल्यूशन होंगे सभी सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन का इसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए पहला बात करते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले के बीच एकता की भावना को वाहक बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला है मेजनी कौन था। ये मेजनी जो था ये कौन था मेजनी, तो मेजनी की अगर बात करेंगे तो मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था। क्या था, मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। साहित्यकार तो था ही, लेकिन राजनीतिक जो था उसमें भी उनका दिलचस्पी ज़्यादा था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। किस में रखता था, गणतंत्र में विश्वास रखता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका एकीकरण की बधाई क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की अनेक बधाई थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था, 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुख अपनी अपनी सोच थी, धार्मिक और जातीय रूप से भी वह एक नहीं थे। मतलब ये जर्मनी जो था ना उसका एकीकरण कर दिया, बंटवारा कर दिया और 300 छोटे छोटे राज्य बांट दिए गए ताकि सब मिलजुल कर एक था। लेकिन जर्मनी की जो बधाई थी, लोग सब सभी राज्य का प्रमुख अपना अपना एक राजा चुन लिया, अपनी अपनी सोच बना लिया, धार्मिक और जाति के रूप में एक दूसरे को वह एक नहीं था। मतलब कोई भी धर्म को एक नहीं मानता था, जाति को एक नहीं मानता, सब अपने अपने जाति अपने अपने धर्म को लेकर अलग हो गया और ईद होने लगा। तो इस तरह से एक बधाई आने लगी। अगला है कि मेटर्न युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग पुरातन व्यवस्था एवं समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता को पसंद नहीं था। इटली पर आकर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में प्रभावित किया। इसी युग को मेटरनिक युग, यहाँ पे थोड़ा मेटरनिक होना चाहिए था, यहाँ पे नकी हो गया था, ये गलती हो गया है, यहाँ पे निक होना चाहिए, वही कन्फ्यूजन हो गया था, मेटरनिक कहा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 की क्रांति का क्या कारण थे। ये भी VVI क्वेश्चन है। क्या है, ये क्वेश्चन जो है VVI है, इसको VVI में रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। और इस क्वेश्चन का आंसर 60 शब्दों में देना है। कितने में देना है, 60 शब्दों में। कहता है कि फ्रांस की शासक लुई फिलिपिन्स उदारवादी थे। क्या थे, उदारवादी थे, लेकिन वह महत्वाकांक्षा था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या था, गीजो को वहाँ पे प्रधानमंत्री पद का नियुक्त किया था। गीजो कट्टर प्रतिनिधिवादी था। गीजो क्या था, एक कट्टर प्रतिनिधित्ववादी था। क्या था, प्रतिनिधित्ववादी था। राज्य में वो किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। मतलब ऐसा कट्टरवादी था कि उसके राज्य में कुछ हो भी जाए, उसमें कुछ सुधार करने, तो वह सुधार करने के लिए राजी नहीं होता था। राजा लुई फिलिपिन्स ने भी अमीरों का साथ पसंद करता था। वो राजा थे, बड़े थे, तो वह गरीब को भी बात नहीं मानते थे। गरीब को भी जो अपना बात लेकर आता था उस बात को सुनता नहीं था, वह बड़े लोग को ही बात मानता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। फलतः सुधारवादी सूक्ष्म रहने लगे और 1857 क्रांति ये सब कारण थे। इसी की वजह से अब यहाँ पे 1840 में तो ये सब चल ही रहा था, प्रधानमंत्री भी बन गया, लेकिन बहुत सारे गरीबी आ गए, भूखमरी आ गया, सब भूखे मर रहे हैं, काम करने के लिए रोजगार नहीं है, अब ये सब कुछ कर ही नहीं रहा है सरकार। तो वही 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के रूप में यह कारण शुरू हो गया और उसी को 1857 की क्रांति के रूप में जानने लगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। मतलब इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उसमें ऑस्ट्रिया की भूमिका निभाया। वो भूमिका क्या निभाया, जैसे कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान बीच में युद्ध होता है, तो युद्ध होता है तो उसमें कोई एक भूमिका निभा देता है, तो कोई कुछ ना कुछ करता है और दूसरा देश उसमें उसको रोकने का प्रयास करता है, कोई उसको उकसाने का प्रयास करता है। उसी तरह से जर्मनी और इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो ऑस्ट्रिया का भूमिका निभाया। उसका भूमिका क्या था, जिस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध छिड़ रहा था तो उसमें कुछ बातें जो है टिप्पणियाँ
अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कुछ किए, लेकिन क्या किए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना ही समझ लीजिए कि जब दूसरा व्यक्ति की भूमिका यानी कि कुछ करता है उसको सुधारने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, वो उसका एक मेन भूमिका कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इटली के एकीकरण। ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट क्या है, पिडमाउंट में सीमा कलेकरवाद विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रेलिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 1859 में आरंभ हुआ। अब ये भी याद रखना है कि इटली और जर्मनी के बीच जो युद्ध हुआ था वह कब शुरू हुआ था, तो 1859 में शुरू हो गया था और 1860 तक चला था, यानी कि 1 साल तक युद्ध चलते रहा। युद्ध में इटली के समर्थक में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। अब क्या किया, अब इटली के जो समर्थक में फ्रांस जो था ना, अब कहा कि भाई इटली की हम सहयोग करेंगे, इटली की हम साथ देंगे। तो फ्रांस क्या करता है, इटली की साथ देने के लिए अपनी सेना उसको उतार देता है। ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह से परास्त हो गया था। फलतः ऑस्ट्रिया को एक बड़े राज्य लोबांडी पर पिडमाउंट का अधिकार हो जाने से इटली एक बड़े राज्य के रूप में सामने आ खड़ा हुआ। काबू मध्य तथा उत्तर इटली में मिलाना चाहता था। इतना ही नहीं, रोम को छोड़ संपूर्ण इटली के एकीकरण में काबू को सफलता मिल गई और ऑस्ट्रेलिया को चुप बैठ जाना पड़ा। तो यही कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास सत्ता होगा, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पावर होगा, वह देश भी कब्जा कर सकता है, राज्य भी कब्जा कर सकता है। इसलिए पैसा और सत्ता होना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायता हुआ। मतलब यूरोप में जब राष्ट्रवाद ये फैल रहा था तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये किस तरह से उसकी सहायता हुआ, सहायता तो किया लेकिन किस तरह से सहायता हुआ उसका। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में राष्ट्रवादी का स्थापना में मदद पहुंची, बल्कि संपूर्ण यूरोप में देशों में राष्ट्रीयों को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। इस राष्ट्रीयता को मूल रूप से राष्ट्रीयता का भावना के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। हंगरी, बोहेमिया और यूरान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इस आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया और साम्राज्य का पतन हो गया और वह तुर्की तट पर ही सिमट कर रह गया। मतलब ज़्यादा तक वो शासन नहीं कर पाया, ज़्यादा क्षेत्र को कब्जा में नहीं कर पाया, क्योंकि वह पहले ही उसके विरुद्ध लड़ने के लिए आ गया था और हारने लगा था। राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र का स्लाव जाति को संगठित करने का मौका मिल गया। सर्बिया नाम नए देश का एक जन्म हुआ। अब उस समय जब जाने लगा तो वहाँ से एक छोटे जगह जो बचा उस क्षेत्र का एक देश बन गया। एक नया देश का नाम पड़ गया साइबेरिया देश। क्या बन गया, साइबेरिया, उसे नाम रख दिया गया। अगला क्वेश्चन ये भी वीवीआई क्वेश्चन है गैरीबल्डी के बारे में। ठीक है, गैरीबल्डी का कार्य की चर्चा करें। गैरीबल्डी जो था इसका क्या कार्य था, कैसे कार्य किए थे, इसका योगदान क्या था। तो गैरीबल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह इटली की रियासतों को एकीकरण करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह मैजनी के विचारों को मानता था, किंतु बाद में काबू के प्रभाव में आकर अवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांतों सिसिली और नेपल्स के अधिकार जमा लिया। उसने क्विटर एमोनियल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता को संभाल लिया। अब जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध के दौरान क्या होता है, लोग सब आगे बढ़ते हैं। जो हारता है वो पीछे चला जाता है और जो जीतता है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो वह क्विटर एमोनियल जो था प्रतिनिधित्व, उसकी जो सत्ता था संभालने लगा। वह रोम पर आक्रमण करना चाह रहा था, लेकिन काबूल के कहने से उन्होंने ये योजना त्याग दी। अब वो आक्रमण बढ़ रहा था। अब वो सोचा क्या थी कि अब ये आक्रमण जो है रोम पर किया जाए, लेकिन काबूल जो था कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे अब योजना को ख़त्म कर दो। उसने बहुत कुछ किया किंतु कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। इस त्याग के विश्व भर में प्रशंसा हुई। भाई जीत तो गया लेकिन कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा। जाओ जीत गए लेकिन उसका राजा तुम ही रहो। तो उस लोग सब कहते वाह कि जीतने के बाद भी आप किसी को उससे नीचा नहीं दिखाते हैं, ना उसका ज़मीन हड़पते हैं, वो अच्छे इंसान कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विलियम ए के बगैर जर्मनी का एकीकरण विस्मार के लिए असंभव था। कैसे असंभव था, तो देखिए विलियम क्या है, विलियम वन जिसे फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता है। विलियम को क्या कहा जाता है, जीफे फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता है। बिस्मार के लिए बड़े ही महत्व का था। क्या ये चीज़ कहना कि 1848 में पुरानी संसद को फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया। वहाँ एक निर्णय लिया गया कि फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी नेतृत्व में समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। लेकिन विलियम ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जब बिस्मार को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया तो देश की एकता और शांति स्थापित करने के लिए विलियम को आशंका मानने लगा, क्योंकि
फ्रैंकफर्ट के निर्णय को वह भूला नहीं था। जब कोई चीज़ युद्ध होता है, कब चीज़ घटना होती है, ऐसी सी भयानक घटना होती है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। उसी तरह से जो घटना था, एकता की जो शांति स्थापित किया था उसको आवश्यक मानने लगा था, लेकिन उसको फ्रेडरिक का जो निर्णय था उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता था। चलिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, ये ऐसा वाला क्वेश्चन जो होता है, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। और इसे क्या किया जाता है? 150 शब्दों में जवाब दिया जाता है। 150 शब्दों का मतलब होता है एक पन्ना, यानी कि 2 पेज। आप जितना लिख सकते हैं लिखिएगा, लेकिन अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आप एक पन्ना से कम लिखते हैं तो फिर आपका नंबर जो होता है पूरा पूरा नहीं मिलता है। इसलिए इसको याद रखिएगा कि एक पेज से ज़्यादा हो लेकिन कम ना हो, तभी जाकर 5 नंबर मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरीबल्डी के योगदान को बतावावे। करा है कि जब इटली के एकीकरण हुआ था तो उसमें मेजनी, काबुल और गैरीबल्डी क्या क्या योगदान निभाए, उनके क्या क्या विचार था, उन्होंने क्या क्या काम किया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मेजनी से पूछा है, काबुल और गैरीबल्डी तीनों के बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजनी के बारे में। मेजनी कलम के साथ तलवार में भी विश्वास करता था। सही बात है, कलम से लिखना चाहिए और तलवार से जब हमारे साथ कोई गलत करे तो उसे दंड देना चाहिए, उसे अपनी रक्षा करना चाहिए, तो तलवार भी होना चाहिए। वह साहित्यकार के साथ ही एक योग्य सेनापति था, लेकिन उसे राजनीतिक अच्छा समझ नहीं थे। मतलब कोई व्यक्ति को राजनीति समझने के लिए भाई राजनीतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, राजनीति में इंटरेस्ट होगा उसको, राजनीति में जब घुसेगा तब उसको अच्छा लगेगा, नहीं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे कुछ जानकारी भी नहीं होगा। बार बार असफल के बावजूद वह हार मानने वाला नहीं था। अब मान लेते कि राजनीतिक जो होता है ना, राजनीति में झूठ साच बोला जाता है, ठीक है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब वोट मिल जाओ कुछ भी नहीं करो, ये हकीकत है और लोग सब करते भी हैं। लेकिन इन्होंने ईमानदारी के साथ लड़े, लेकिन असफलता मिली, लेकिन कहें कि नहीं असफलता एक न एक दिन सफलता मिलेगा ही, वो लड़ते गए। 1848 में यूरोपियन क्रांति के दौरान मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़कर जाना पड़ा, कहे कि भाई अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो ऑस्ट्रिया चल गए। बाद में वो इटली के राजनीति के सक्रिय हो गए। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहते थे, लेकिन जब ऑस्ट्रिया ने इटली में चल रहे जनवादी आंदोलन को दबा दिया तो मेजनी भी वहाँ से भाग गया। अब मेजनी तो भाई ऑस्ट्रिया गया ही था, अब वहाँ से भी उसकी बात दाल नहीं गली तो अब भाग गया। कहाँ भाग गया भाई? पकड़ो कहाँ भाग गया, पकड़ के ला। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं काउंट काबुल का। ये काउंट काबुल का जो युद्ध था इटली का एकीकरण, उसमें इसका क्या भूमिका था तो देख लीजिए। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमुलर राष्ट्रवादी था, मतलब अपने देश को चाहने वाला था, राष्ट्रवादी, और इटली के एकीकरण चाहता था। इस काम में तेजी लाने के लिए उसने काउंट काबू को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। कहा कि देखो भाई, हम काउंट काबू को जब प्रधानमंत्री हम बनाएंगे तो मेरा काम आसान होगा, उससे हम अपने जो भी ज़रूरत का चीज़ होगा काम करवा लेंगे। काबू सफल राजनीतिक और कट्टरवादी था। उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा रोड़ा है। अब कहा कि जो इटली का जो एकीकरण हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो दरार बन रहा है, सामने रोड़ा बनकर आ रहा है, वो ऑस्ट्रिया है। वह ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ली और उसकी ओर से 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। काबुल इसमें सम्मिलित हुआ। अपने कूटनीति के बल उसे इटली को पूरे यूरोप को समस्या बना दिया और इटली में राष्ट्रीय के हस्तक्षेप में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यह काबुल बहुत बड़ी सफलता थी। अब कोई भी काम जो होता था बिना किसी की इजाज़त के, तो वो काम कैसा हो जाएगा? गैर कानूनी हो जाएगा। तो वह जो काम था, समस्या जो पूरा बन गया था, उसको समस्या को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और काबुल पर वो सफलता प्राप्त कर लिया। अब आता है गैरीबल्डी। ये भी आई क्वेश्चन है। गैरीबल्डी क्या था, योगदान था, गैरीबल्डी क्या किया? तो गैरीबल्डी महान क्रांतिकारी था। वह शस्त्र क्रांति के बल पर दक्षिणी इटली के राजाओं को एकीकरण तथा गणतंत्र राज्य का प्रयास में था। पहले तो वह मेजनी का समर्थक था, लेकिन बाद में कार के प्रभाव में आ गया और काबुल ने इटली के 2 प्रांत सिसिली और नेपल्स के जीत कर वहाँ गणतंत्र स्थापित कर लिया। अब जहाँ जहाँ पे इसका अधिकार चलता था उस अधिकार जमाता और लोग सब जब चले जाते भगा देता तो वहाँ पर अपना राज्य बना लेता, वहाँ पे बहुत कुछ शासन करता। यही उसका काम था। इन दोनों प्रांता ने उसने सार्डियन पिडमाउंट को दे दिया और स्वयं विक्टर एनेमुलियन प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। अंत में मेजनी, काबर, गैरीबल्डी सम्मिलित प्रयास में 1871 तक इटली के एकीकरण होकर रहा और 1871 में एकीकरण पूरा हो गया।
अगला क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, जर्मनी एकीकरण। जितने भी आता है सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि 20 मार्च जर्मनी के डाटा के अपने सफलता कूटनीति को होने के लगातार परिचित देते आ रहा है। निरंकुश शासन का जर्मनी एकीकरण के प्रयास से जुड़ा था। इसकी कूटनीति सफलता से उदारवादी और कट्टरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। क्या समझते थे? समर्थक, उसकी साथ देने वाला। बिस्मार्क रक्त और लौ नीति के अवलंबन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसने अपने देश को अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने प्रथा को मजबूत करने का प्रयास किया ताकि जर्मन के एकीकरण की ऑस्ट्रेलिया अवरोध खड़ा करके ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहे, लेकिन अपना कूटनीतिक जाल में फंसाकर उसने ऑस्ट्रेलिया के संधि कर लिया और 1864 में स्लेस्विंग और हेलेस्ट्रीन राज्यों को मुद्दा बनाकर अपने डेनमार्क का आक्रमण कर दिया, क्योंकि ये दोनों राज्य इसी के अधीन थे। विजयी होने के बाद स्लेस्विंग प्रशा को मिला और हेलेस्ट्रीन ऑस्ट्रिया को। इन दोनों राज्यों में जर्मन मूल्य के लोग अधिक थी और इसी कारण से प्रशांत भड़काकर विद्रोह को फैला दिया गया था। इसी का अगला है, अच्छा एक मिनट, अच्छा वो हो गया इसी में। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि राष्ट्रवाद के उदय और प्रभाव की चर्चा करें। राष्ट्रवाद का उदय क्यों था, इसकी क्या क्या प्रभाव हुआ? तो देख लीजिए, राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। क्रांति की सफलता से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का लहर उठ गई। क्या हो गया? पूरे यूरोप में लहर उठ गया, सभी चीज़ के बारे में पता चलने लगा। क्या पता चलने लगा? तो यहाँ से लहर उठ गया और सभी को ये बातचीत का पता चला। फलस्वरूप अनेक छोटे बड़े राष्ट्र का उदय हो गया, मतलब हर जगह एक छोटा बड़ा एक राज्य बनना शुरू हो गया। बाल्कन क्षेत्र में छोटे राज्य एवं जाति के समूह में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगा। अब सभी लोग के अंदर एक राष्ट्र प्रेमी की भावना शुरू हो गया। इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद इतनी कट्टरता से उभरा कि साम्राज्यवाद फैलने में एक दूसरे से होड़ लगने लगे। यह राष्ट्रवाद नकारात्मक एवं घृणित पक्ष था। अब ऐसा जो था, अब लोग सब एकदम अत्याचार पर उतर आए। अब ये चीज़ मेरा है, ये चीज़ भाषा मेरा है, इस सब पर कट्टरपंथी उतरना शुरू हो गया था। औद्योगिक क्रांति के सफलता से कट्टर राष्ट्रवादिता को हवा देने लगी। यह बड़ी साम्राज्यवादी सर्वप्रथम एशिया, बाद में अफ्रीका को अपना निशाना बनाने लगा। इसके लिए इनमें अनेक युद्ध भी हुए। जो जितना शक्तिशाली था उतना ही बड़े भाग पर कब्जा भी कर बैठा था। सही बात है, जो जितना शक्तिशाली होता है, जिसके पास जितना पावर होता है, ताकत होता है, शक्ति होता है, वह उतना अपना ज़मीन कब्जा में करना शुरू कर देता है। ठीक है, इन उपनिवेशवादियों ने जहाँ अपनी जड़ जमाई वहाँ उन्हें खोलकर शोषण किया। अब जहाँ पे वह कहा कि भाई ये मेरा हट जाओ, तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे व्यक्ति को टॉर्चर करता है, शोषण करता है। उपनिवेशों में उन्हें दो लाभ प्राप्त हुए। एक तो उद्योग के कच्चा माल आसानी से मिलने लगा और दूसरी यह तैयारी माल बाजार में भी हाथों हाथ आ गया। भारत के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और हॉलैंड में युद्ध हुआ। अब क्या होता है, ये हॉलैंड में भी होता है, फ्रांस में भी होती है और भारत के लिए। अब ये किसके लिए युद्ध होता है? भारत के लिए होता है सभी जगह पे, जिसमें इंग्लैंड विजयी हो जाता है, जिसमें इंग्लैंड क्या करता है? जीत जाता है। हॉलैंड को तो भारत छोड़ना ही पड़ा। अब उसमें हॉलैंड जो था, हॉलैंड, वो भी भारत में कब्जा किए हुए था, लेकिन जब उसके साथ जब लड़ने आया इंग्लैंड, तो फिर उसको छोड़कर जाना पड़ा और इंग्लैंड यहाँ पे शासन करने लगा। पुर्तगाल, फ्रांस एक कोने में सिमट कर रह गई और अफ्रीका में तो इन्होंने बपोती जमीन की तरह बांटा। इस राष्ट्रवादी का घिनौना प्रभाव था। अब बपोती जो पिता के दिया हुआ संपत्ति रहता है उसको सब बांट देता है, लगता है जिससे कमाया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दीजिए। मतलब 1830 का जो क्रांति था ये कैसी क्रांति थी, इसके बारे में बताइए। तो फ्रांस और शासक चार्ल्स 10वां निरंकुश तो यह था कि घोर प्रतिनिधिवादी भी था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रविद्या को दबाया और जनतांत्रिक भावनाओं को भी कड़ाई से दबाने का प्रयास किया गया। उसने द्वारा संवैधानिक स्वतंत्रता में राह में अनेक रोड़े पड़े गए। उन्होंने पोलिगन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कि एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर अपने पहले से चली आ रही सम्मान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली और अभिजात वर्गों में विशेषाधिकार से विभूषित कर दिया, बांट दिया गया। इसके लिए कदम के उदारवादी ने चुनौती समझी और उन्हें यह भी संदेश दिया कि क्रांति के विरुद्ध एक संयंत्र है। क्या है? एक संयंत्र है। फ्रांस की संसद एवं उदारवादी पोलिगनों को भी भर्त सना था। तो यहाँ पे जितने भी योद्धा थे, लड़ने वाले, सभी एक दूसरे से लड़े और लड़ने के बाद उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। उसी का आंसर दिया हुआ है कि चार्ल्स डॉब्सन ने विरोध की प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्याय देश द्वारा उदारवादी को तंग करने का प्रयास किया गया।
अब यहाँ पे कुछ बात बन नहीं रहा था तो ये तंग किया जा रहा है। कब? 25 जुलाई 1830 को। इन अध्याय में पेरिस में स्थान स्थान पर विरोध होने लगे, जिसके चलते 28 जून 1830 में फ्रांस के गृह युद्ध आरंभ हो गया। मतलब गृह युद्ध होता है ना, घर से युद्ध अब शुरू हो गया। सभी लोग सब अपना अपना घर में युद्ध वाले सामान रख लो और फिर युद्ध शुरू हो जाए। वास्तव में यह जुलाई 1830 की क्रांति थी। क्रांति सफल हुई। फलतः चार्ल्स 10वें को फ्रांस की गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बोन वंश की शासन समाप्त हो गया। अब अलियंस वंश की गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिपींस ने उदारवादी पत्रिका को पेरिस की जनता के समर्थक से प्राप्त की गई थी, अतः उसकी प्रतिनिधि उदारवादिता और सैद्धांतिक स्वतंत्रता का पक्ष भी था। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, ये टॉपिक का, ये पार्ट का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मतलब यूनानी में जो स्वतंत्रता के लिए जो घटनाएं घटी, संघर्ष किया गया, वो क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति में प्रभावित होकर यूनानी ने राष्ट्रीयता की भावना जग गई। अब राष्ट्र के प्रति जगना, राष्ट्र के प्रति बातें करनी, राष्ट्र के प्रति ईमानदारी बरतनी, इसकी जो भावना है अंदर से जागृत हो गई। कारण है कि ये तो सभी यूनानी का धर्म और उनकी जाति संस्कृति एक थी। क्या था? उनका जाति, धर्म, रंग, रूप, संस्कृति, रीति रिवाज सभी एक था। दूसरे की इस प्राचीन यूनानी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में अनेक यूरोप का बल्कि पूरे विश्व का अगुआ था। भाई अगुआ का मतलब क्या होता है? जो लड़का लड़की दोनों को आपस में मिलाए, झगड़ा मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करे, वह कहलाता है अगुवाई। जिसके बावजूद आज वह असामान्य साम्राज्य के अंग के रूप में जाना जाता है। फलतः तुर्की के विरुद्ध आंदोलन प्राप्त हो गया और आंदोलन के मगध वर्ग का सहयोग मिलने जा रहे हैं, जो काफ़ी शक्तिशाली था। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे, अच्छा उसी का और है कि यूनानी के शब्द के विकट हो गई और तुर्की के यूनान आंदोलन का एक एक दबाना शुरू कर दिया। 1821 में यूनानी के विरोध में शुरू कर दिया गया। इस यूनानी के पक्ष पर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दबाव के कारण वह खुलकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जरा निकोलस खुलकर यूनानी का समर्थन करने लगा। भाई घर का हो, समाज का हो, कोई भी हो, अगर आपके साथ गलत होता है तो आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा था उसका समर्थन भी करना चाहिए। एक प्रकार संपूर्ण विवाह के समर्थन मिलने लगी तो यूनान के तुर्की का युद्ध छिड़ गया। अनेक देश यूनानियों के पक्ष में आए, किंतु तुर्की के पक्ष में केवल मिस्र ही सामने आया। अब तुर्की के साथ कुछ हो रहा है, अब उसका साथ कोई साथ देने वाला नहीं है, तो वहाँ से अमेरिकी व्यक्ति सामने आता है। युद्ध की विजयी हुई और तुर्की और दोनों हार गया। इसके बावजूद यूनान की पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं मिली थी। वह पूर्णतः स्वतंत्र तब हुआ जब 1832 ईस्वी में वह स्वतंत्रता का राष्ट्रगान मिल गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? कुमार एकेडमी, ठीक है। तो इसको आप बहुत सारे ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।